Hello students, this video is part first of the chapter friction. So in this chapter we will study about friction and application of this, how does it take place. So you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. So, have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. इससे पहले चैप्टर मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट वाली स्टेज में है उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वो मोशन की स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इट विल स्टॉप की पोजीशन, रेस्ट पोजीशन में वो आ जाएगा। तो ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और एक टाइम पे आने के बाद स्टॉप हो जाएगी। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? वाई डू वी स्लिप when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? तो इन सब क्वेश्चन के आंसर्स हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्टिविटी 12.1. दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. In this activity, what you have to do, you have to gently push a book on a table as shown in figure 12.2a. You observe that it stops after moving for some distance. जैसे ही आप बुक को हल्का सा पुश करेंगे तो ये मूव करेगी और कुछ दूर जाने के बाद अपने आप स्टॉप हो जाएगी, राइट? रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसके बाद आपको ऑपोजिट डायरेक्शन से बुक को पुश करना है. देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस द बुक विल स्टॉप ऑटोमेटिकली. तो ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. इट मीन्स वो फोर्स जो किसी भी चीज़ को मोशन से रेस्ट पोजीशन में ले आएगी, स्टॉप कर देगी, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया? दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. जब आप फोर्स लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा, और अगर आप फोर्स राइट साइड में अप्लाई करते हैं तो जो फ्रिक्शन होगा वो एक्ट करेगा अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. तो दोनों केसेस में जो फोर्स है वो अपोज करती है द मोशन ऑफ द बुक. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस द अप्लाइड फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है? हमेशा अपोज करेगी अप्लाइड फोर्स को. तो तभी तो वो उस मोशन को रेस्ट में लेके आएगी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी, और क्या करेगी? अपोज करेगी उसे, मोशन को अपोज करेगी. इट मीन्स इट विल उसको वो रेस्ट पोजीशन में लेके आएगी. क्लियर? तो इस एक्टिविटी से ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? इसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो भी दो सरफेसेस होंगी जब वो कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच जो इरेगुलरिटीज़ होती है उनकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है. तो वो सरफेसेस जो हमें दिखने में बहुत ही स्मूथ लगती है उनमें भी लार्ज नंबर में माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं. ये जो इरेगुलरिटीज़ होगी दोनों सरफेसेस में, वो क्या करती है? एक दूसरे को लॉक कर देती है, लॉक इनटू वन अनदर. सो व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव any surface we have to apply a force to overcome interlocking. जब हमें एक फोर्स अप्लाई करना होता है तो हम इतना फोर्स उसमें अप्लाई करेंगे कि जो उसमें
वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, उनमें जो इंटरलॉक हो चुका है, जो इरेगुलरिटी की वजह से जो इंटरलॉक हो गया है वो ओवरकम हो जाए, इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है. ऑन रफ सर्फेसिस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़. अगर हम दो सरफेसेस में कंपेयर करें, एक रफ है और एक स्मूथ है, तो जो रफ सरफेस होगी उसमें होल्स या फिर इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द स्मूथ सरफेसेस. इट मीन्स कि जो रफ सरफेस होगी वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा अप्लाई होगा, वहाँ पे ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. क्लियर? Next is, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. हमें यहाँ से क्या पता चलता है, that जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर दो सरफेसेस को हार्डर प्रेस किया जाए. तो ये आपने पहले एक्सपीरियंस कर लिया है इससे पहले वाले चैप्टर में. Clear? So the force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. Static friction क्या होता है? ये वो maximum force apply की जाती है to overcome that the state of rest. किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वो मोशन में है और उसकी स्पीड को हमें इंक्रीज करना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे. क्लियर? Next is, when the box start sliding, the contact points on its surfaces do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. तो ये बहुत easy चीज़ है कि ईज़िली समझने वाली चीज़ है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई चीज़ ऑलरेडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो हमें उसे हल्का सा पुश करना है तो वो ईजी हो जाएगा. बॉक्स को हम बहुत ही ईजीली मूव कर सकते हैं व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फ्रिक्शन टॉपिक क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन नेसेसरी एविल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.